गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ जलसा मुहिम खटाई में पड़ गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसा करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन असद कैसर धमकियों पर उतर आए हैं। वो कहते हैं किसी के बाप का मुल्क नहीं, कोई हमें जलसा करने से नहीं रोक सकता, जहां चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे जलसा करेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। अगर कोई ये समझता है कि अपनी मर्जी के फैसले हम पर मुसल्लत करेगा तो वो भूल में है। इस वक्त असद कैसर किससे मुखातिब हैं, किसको धमकी दे रहे हैं, ये डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आज बात करेंगे कि अभी तक रीकाउंटिंग जितने हलकों में हो रही है वहां पे नून लीग का स्कोर बढ़ता जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ अपने मौकफ को प्रूफ नहीं कर पा रही? क्या तहरीक इंसाफ के पास अपने मौकफ के हक में देने के लिए दलाइल और सबूत मौजूद नहीं है? और अगर इसी तरह से मामला आगे बढ़ा तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? फिर वफाक के अंदर एक खींचातानी चल रही है जो हुकूमती इत्तेहादियों उनके दरमियान। और राना सनाउल्लाह ने बड़ी अहम बातें की अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो मामलात अच्छे से चल रहे हैं वो शहबाज शरीफ की तरफ से चल रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस वक्त मौजूद हैं। अदरवाइज अभी तक बहुत सी अनबन हो सकती थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी या नहीं करेगी। उधर वजीर आला केपी ने एक अलग से महाज खड़ा कर रखा है। उन्होंने भी धमकी दी है। वो ये कहते हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर मरियम नवाज की और नून लीग के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी होंगी। और एक कमेटी बनाई गई है केपी गवर्नमेंट की तरफ से जो 9 मई के वाकयात के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो चाहें तो उन FIRs को खत्म कर सकते हैं जो 9 मई के सिलसिले में हुई। ये सारी चीजें PTI की तरफ से क्या इंडिकेट कर रही हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो विफाक के अंदर कोलैबोरेशन है वो कहां स्टैंड कर रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला निहायत ही अहम है। कल तक वजीर खारजा के बयान आते थे कि हम तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते के अंदर हैं और बातचीत चल रही है, लेकिन आज एक वीडियो सामने आई है जिसमें कमांडर याहिया इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को टारगेट करना है, किस तरह पाकिस्तान की पोस्टों पर हमला करना है। कई सवालात ने जन्म लिया है इस एक वीडियो ने। पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि आप कभी कहते हैं कि कोई पाकिस्तान, आपके अमीर कहते हैं कि कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा और अगर किसी ने हमला किया तो उसका जनाजा भी नहीं पड़ेंगे। कभी आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दों को शिफ्ट कर देंगे बॉर्डर से दूर, लेकिन उसके बाद हम इस तरह के जो हमलों की तैयारियां हो रही हैं वो देखते हैं। तो एक तरफ ये पूछा जा रहा है कि क्या तालिबान हुकूमत की कोई रिट नहीं है, अपने लोगों के ऊपर उनका होल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है? क्या उनकी ड्यूल पॉलिसी है या अफगान हुकूमत खुद इस सब में मुलविस है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई जाती हैं, इसकी कोशिशें होती हैं? और क्या अब भी कोई वकालत करेगा कि अफगानियों को पाकिस्तान से ना निकाला जाए जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के इन महफूज ठिकानों पर कार्रवाई ना करे? ये सब आपके सामने रखेंगे। और आखिर में इंतहाई अहम मामले की बात करेंगे। गजा से मुतालिक अब तक 32,000 से ज्यादा इंसानी जानें जा चुकी हैं, शहादतें हो चुकी हैं और अभी तक हम देख रहे हैं कि एक यकतरफा लड़ाई चल रही है। इजरायली फोर्सेस जिन लोगों पर हमले कर रही हैं उनके मुकाबले में कोई दूसरी फोर्स नहीं है, कोई फौज नहीं है उनके मुकाबले में। जहां पर लोग इमदाद के लिए जमा होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उन पर हमला कर दिया जाता है, बॉम्ब गिराए जाते हैं, अस्पतालों के अंदर लोगों को टारगेट किया जाता है। तो अभी तक रफा के अंदर जो कार्रवाई करने का ऑप्शन था उस पर एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया था कि दुनिया आपके मुखालिफ हो रही है, आप ये ना करें। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर अमेरिका समेत पूरी दुनिया भी हमारी मुखालफत करे तब भी हम रफा के अंदर ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमास के अहम कमांडर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी हम ये अपने पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो सूरत हाल बन रही है और जिस तरह अमेरिका ने एक करारदाद पेश की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और उसमें कहा कि ये जो जंग बंदी है इसको होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने हमास को कंडेम किया, इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं किया जिसको चीन और रशिया ने वीटो किया और रशिया ने बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। लेकिन ये ज़बानी कार्रवाइयाँ, ज़बानी बातचीत, ज़बानी मजम्मतें, क्या ये गजा के लोगों को कोई आसानी पैदा कर सकती हैं? और फिर वहां पर कहत और भूख से जिन लोगों की जान जा रही है उनकी जान बचाने के लिए बॉर्डर्स को खोलना जरूरी है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, ये सब जानने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। अयूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, टीवी स्क्रीन पे आप उनको देखते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अनवर रज़ा साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, आपसे आगाज, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी शिफ्ट, डायरेक्शंस चेंज होता, नई नई स्टेटमेंट्स, कभी धमकियां हम देखते हैं, कभी वो अपने मौकफ को प्रूफ नहीं कर पाते बहुत से मामलात पर। अभी हम ये देख रहे हैं कि धांधली की जहां जहां इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनके खिलाफ नताए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि वो जलसों की कैंपेन चलाएं और इस्लामाबाद में उनको इजाजत नहीं मिल रही। इस्लामाबाद इंतजामिया किस बात से खाइफ है, उनको इजाजत क्यों नहीं मिल रही? तहरीक इंसाफ अपना मौकफ साबित क्यों नहीं कर पा रही?
देखिए बात ये है कि पीटीआई के ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं करती, ना इस्लामाबाद इंतजामिया ट्रस्ट कर रही है, ना हुकूमत ट्रस्ट करेगी, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर एतमाद करती है। और इसी वजह से उनको जलसों की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वक्त मेरे अपनी जाती राय के अंदर तहरीक इंसाफ अगर कुछ जलसा करती है तो वो सिर्फ जलसा ही होगा, वो धरने में तब्दील नहीं होगा। इस बात पर आप बिल्कुल जो है ना वो यकीन से ये बात कर सकते हैं। लेकिन इवन देन जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको भी कुछ इस किस्म की जो है शायद मालूमात उनके पास है जो शायद मेरे पास नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर वो इस्लामाबाद इंतजामिया जो है वो उनके ऊपर एतमाद नहीं कर रही। सही। तो ये बुनियादी वजूहत है। लेकिन देखिए पीटीआई चाहेगी क्या? पीटीआई को अगर कुछ मिलना है, अगर उनके खिलाफ धांधली हुई है तो धांधली के लिए जो लीगल रेमेडी उनके पास अवेलेबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत जो अवेलेबल है वो आपको मिलेगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। अब वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके चले जाएं, वहां से भी उनको कुछ जो है हासिल नहीं होगा। वो मेरे ख्याल के मुताबिक उसके ऊपर इतराजात आयद हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनके 50 जो इंतखाबी उज़्ज़ेदारियां हैं तो वो 50 के ऊपर उनके इल्जामात हैं कि जी ये धांधली हो चुकी है, तो 50 हल्के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं खोलेगी। हसन साहब 180 सीटें क्लेम करते हैं पीटीआई के लोग, लेकिन अभी तक 2 हल्के नून लीग के पास जा चुके हैं, 2 जिन सीटों पे रिकाउंटिंग हुई है और ये प्रोसेस अभी चल रहा है। बार बार वो क्लेम करते हैं हमारी सीटें छीनी जा रही हैं, लेकिन अपने मौकफ को वो साबित नहीं कर पा रहे। देखिए ये तो देखिए ये एक बात नहीं की जा सकती है। जितने भी हल्कों के ऊपर उनके एतराजात हैं कहीं पर पीटीआई भी दुरुस्त होगी। ये यकीनी बात नहीं है कि 100% हम कहें कि जी हर तरफ तहरीक इंसाफ गलत है, लेकिन एक जो उन्होंने मजबूरी तौर पर नैरेटिव बनाने की कोशिश की है वो नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। यानी मुमकिन है कि कोई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मुमकिन है कि इस्लामाबाद की शायद 3 में से एक नशिस्त जो है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ दुरुस्त हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि जी रावलपिंडी की किसी नशिस्त के ऊपर उनका मौकफ गलत हो। यानी इस तरीके से अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ कहीं ठीक भी हो सकती है, कहीं भी गलत हो सकती है, लेकिन अपने उस कुछ को ठीक करने के लिए हसन साहब आपको नहीं लगता कि पूरे इंतखाबी अमल को तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़े बना दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर? जी एग्जैक्टली ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अब जहां पर किसी से भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए तो वहां पर गेज करने के लिए इस चीज को कि कहां पर कोई ज्यादती हुई है, धांधली हुई है या नहीं हुई या नाइंसाफी हुई है, इसके लिए जो फोरम अवेलेबल है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इनको लीगल रेमेडी मिल सके। अगर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आती है पीटीआई और वो टेकअप करके इनकी तमाम दरखास्तों को जो उन्होंने उसमें आयद की है, वो इल्जामात लगाया, उनको तमाम को डिसमिस कर दे सुप्रीम कोर्ट, तो क्या जो उम्मीदवार है फिर वो दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिज्यू कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो बेहतर ये है कि शॉर्टकट के चक्कर में जो अपना लीगल राइट से अपने हाथ ना कटवाएं। अगर हाथ एक दफा सुप्रीम कोर्ट से कट गए तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है, अपना लीगल राइट अपने हाथ से रख के दूसरों को ना दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनवर साहब, तहरीक इंसाफ अपने लीगल राइट्स को इस्तेमाल करना अगर जानती तो आज उनके लिए ये नौबत ना आती, लेकिन अभी भी वो क्लेम तो कर रहे हैं कि वो सिर्फ F9 की हद तक जलसा करेंगे, और हसन साहब ने कहा कि उसके धरने में कन्वर्ट होने के कोई चांसेस भी नहीं है। तो फिर इंतजामिया को किस बात का खौफ है? करने दें उनको जलसा, एक जलसा ही आएगा और हुजूम और चले जाएंगे वापस अपने घरों को। देखिए सलमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 आरा पाई जाती हैं। वही ना इंतखाबी धांधलियों से मुतालिक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये चाहते हैं कि वो लीगल फोरम पर रेमेडी हासिल करें और पार्लियामान के अंदर जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जबकि शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात से कबल जो उनकी जारहाना सियासत थी और तर्ज अमल था उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में फ़ायदा हासिल हुआ है। ये 2 आरा की बुनियाद पर एक तो पार्टी में तकसीम है, रिफ्ट पाई जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इंतजामिया में ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को F9 में जलसा करने की इजाजत दे तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन इंतजामिया ये समझती है, गवर्नमेंट ये समझती है कि वो एक ज्यादा क्राउड इकट्ठा कर लेंगे। चलिए लेट्स सपोज अगर वो क्राउड इकट्ठा भी कर लें तो मुझे बताएं कि क्या उनका ये आईनी हक नहीं कि वो पुरअमन इंतखाबात करें? अगर आप किसी एक सियासी जमात को, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसी भी एक सियासी जमात को गैर आईनी तरीके से या रियासती इदारों के जबर की वजह से दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। देखिए मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि ये हुकूमत पर बार
रहा है कि उन्होंने अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। अपोजिशन का काम है कि वो मैस क्रिएट करें, उन्होंने इंतशार करना है, उन्होंने शोर शराबा करना है, आपने उसको टैकल करना है बड़ी हिकमत अमली से। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो इससे मजीद आप एक्सपोज होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है मुबैना इंतखाबी धांधलियों से मुतालिक उसको तकवीत भी मिलेगी। अनवर साहब, मुझे वैसे एक एतराज है, आप या आमिर सईद अब्बासी साहब जब भी बात करते हैं रियासती जबर से बात करते हैं, दूसरी तरफ के जबर की आप कोई बात नहीं करते, कोई जिक्र नहीं करते। उधर से जो बार बार मिस कमिटमेंट्स हुई, यू टर्न हुए, ज्यादतियां हुई, जिन जिन लोगों के उन्होंने नुकसानात किए उनका ज़ाला कौन करेगा? और क्या कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो फिर वो बार बार उनको दावत दे के आओ, तोड़फोड़ करो, आओ जिधर मर्जी बैठ जाओ, आओ लोगों की गाड़ियां तोड़ो, आओ यहाँ पे जलाओ घेराव करो। देखिए सलमा, अब ये 9 मई के वाकयात के बाद ये मुमकिन नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है। और अगर आपको याद हो, हम पहले दिन से जब ये 9 मई का वाकयात हुए तो हमने ना सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि हमने गवर्नमेंट पर, निगरान गवर्नमेंट पर भी ये जोर दिया और इस हुकूमत पर भी कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल 9 मई के वाकयात का होना चाहिए था, ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बड़ा वाकया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह हुआ है। आपको जो लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों या कोई भी कारकुन हो, वो अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके पास एविडेंस है, स्पीडी ट्रायल कीजिए, उन्हें सजा दीजिए। देखिए, ये अगर आप उन्हें सजा नहीं देंगे तो फिर आप पर सवालात जरूर उठेंगे। हमने कभी भी ऐसे वाकयात को जो पुरतशद्दुद हो उनकी हिमायत नहीं की, लेकिन हम दूसरी तरफ ये जरूर कहते हैं कि हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना होगा कि अगर आपने स्मूथ हुकूमत को रन करना है, हुकूमती जो अमूर हैं, रियासती अमूर हैं और जो नेशनल इशूज हैं उन पर आगे बढ़ना है और कोई ना कोई उसको उनका सोल्यूशन निकालना है, तो फिर देखिए आपको अपोजिशन को साथ लेकर चलना होगा। ज्यादा लचक का जो मुजाहरा है वह गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है, अगर दोबारा इस तरह का वाकया करते हैं तो आपके पास कानून मौजूद है, आपको कानून को कोई हाथ में लेगा तो आप डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। एक दफा और करने जी जरूर। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप F9 पार्क है वो एक बड़ी खुली जगह है, पार्क है, उसमें आप देखिए आप बात कर सकते हैं, अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं करनी चाहिए। लोगों को जो मसाइल हैं वो क्रिएट नहीं करने चाहिए। ट्रैफिक ब्लॉक ना कीजिए, F9 पार्क के अंदर आइए, अपनी बात कीजिए, डिस्पर्स हो जाइए पूरा मंत्री के, लोगों को तंग ना किया जाए। डॉक्टर साहब, माजी में एहतजाज हुए, हमने देखा, हमने बड़ा माशी नुकसान भी उठाया इन एहतजाजों की वजह से। ये जो एहतजाज होते हैं आए दिन, कोई भी सियासी जमात अपना कोई भी एजेंडा लेकर आती है, वफाक के अंदर बैठ जाती है, इवन दूसरे शहरों में भी, इनका मईशत से क्या ताल्लुक होता है? देखिए सलमा, 70 साल से तो हम देख रहे हैं, सारी सियासी जमातों को हम कहते हैं आईनी हक है एहतजाज करते रहें। अगर अगले 2 साल के लिए सारी सियासी जमातों के ऊपर एहतजाज करने के ऊपर बैन लगा दिया जाए, जो 70 साल का नतीजा है वो तो हमने देख लिया क्या हुआ। बिल्कुल ठीक। अगर 2 साल के लिए बैन लगा दिया जाए, कोई भी सियासी जमात, पीटीआई को छोड़ें, सियासी एहतजाज नहीं। देखिए, दुनिया में ऐसा बहुत मुल्कों में है। वियतनाम में आपको सियासी एहतजाज की इजाजत नहीं है, सऊदी अरेबिया में इजाजत नहीं है, अबू धाबी, दुबई वगैरह में सियासी एहतजाज की इजाजत नहीं है, बिल्कुल ठीक। ईरान में नहीं है, उज़्बेकिस्तान में नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में, बेशुमार दुनिया के ममालिक हैं जहाँ सियासी एहतजाज की इजाजत नहीं है। अगर हमारे यहाँ भी ऐसा कर दिया जाए तो क्या हर्ज होता? 2 साल कर लें, 2 साल का नतीजा देख लें कि उसके बाद नतीजा क्या निकलता है। देखिए, बदअमनी और मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो बड़े बदअमनी के वाकयात होते हैं जिसमें लॉन्ग मार्च, उसके ऊपर तो दुनिया भर में बड़ी रिसर्च हो चुकी है। कहते हैं कि एक अगर पक्की किस्म की लॉन्ग मार्च होती किसी मुल्क के अंदर तो तकरीबन 1% उसकी GDP गिर जाती। 1%, जिसका जिसका मतलब ये है कि एक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान में होगी तो उसका 800 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को होगा। अब 800 अरब रुपए, लॉन्ग मार्च की बात, लॉन्ग मार्च की बात, धरनों की, या बड़ा बदअमनी का। अब 3.5 करोड़ अनवर साहब खानदान रहते हैं इस मुल्क के अंदर। अगर 800 अरब का नुकसान है एक लॉन्ग मार्च के नतीजे में, तो मतलब हर पाकिस्तानी खानदान को 25,000 रुपए का टीका लगता है। अब छोटे बदअमनी के ये जो एहतजाज किए, इनका इफेक्ट जो है वो थोड़ा होगा, लेकिन मईशत का और बदअमनी के वाकयात का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अनवर साहब, अच्छा, इसमें से ये निकालने की कोशिश करें कि छोटे मोटे एहतजाज से कुछ नहीं होता, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि होता है, छोटा नुकसान है लेकिन मुझे बताइए कि किसी को सियासी कुर्सी चाहिए, उसकी सियासी कुर्सी के लिए आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो माशी मुफादा है उसको आप ज़बा करना चाहते हैं। बिल्कुल। और आइन को इस्तेमाल करते हैं कि जी आइन में हमें हक है कि हम एहतजाज, आइन में आम शहरी को भी हक है कि वो माकूल किस्म की ज़िंदगी गुजार सके, उसको हक है कि वो अपने बच्चों को स्कूल ले जा सके पीसफुली, वो अपने वालिदैन को डॉक्टर के पास ले जा सके। उनके हक नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि उसको सियासी कुर्सी चाहिए। 2 साल के लिए बैन कर, लेकिन इस आईनी हक को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो बैन कर देने मेरा ख्याल फायदा है। 2 साल के लिए सारी सियासी जमातों को, नतीजा देख लें,
70 साल का नतीजा आपने देख लिया, 2 साल सिर्फ 2 साल की तो बात है, करके देख लेते हैं। अच्छा आमिर सईद अब्बासी साहब, बहुत सारी बातों में मुझे लगता है कि आप कमेंट करना चाह रहे थे, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ये भी बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह अनसर्टेनिटी का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पता नहीं 5 साल चलेगी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ये अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट के लोगों को फील क्यों हो रही है? वो क्यों अपनी पोजीशन को लेके क्लियर नहीं है कि हाँ हम 5 साल पूरे करेंगे, अच्छे तरीके से मईशत चलाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी अच्छी बन रही है, जो सियासी जमातें उनके साथ होनी चाहिए वो ऑन बोर्ड भी हैं, मियां नवाज शरीफ की मर्जी से फैसले भी हो रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? एक तो मैं कमेंट करना चाहूँगा डॉक्टर साहब के साथ बसद एहतराम के, डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 साल के लिए तमाम सियासी जमातों या इवन जो एहतजाज करने वाले उनके ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है 2 साल के लिए आपको आइन को भी बिल्कुल साइड पे रख देना चाहिए, कानून को तो बिल्कुल लॉक में रख देना चाहिए, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल पाबंदी लगा देनी चाहिए और सिर्फ जो है वो एक सियासी जमात को इजाज़त दे देनी चाहिए, वो जैसे आए कैसे आए वो भी सबको पता है, लेकिन उसके बाद उनको इजाज़त दे देनी चाहिए, वो जो फैसला करें, जिसको लगाएं, रिश्तेदार को लगाएं, इसको लगाएं, उसको लगाएं, जैसे पूरे मुल्क को उनके हवाले कर देना चाहिए और कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल उन्हें खुली छूट नहीं, उन्होंने लफ्ज मैंने सियासी सिर्फ पहली इस्तेमाल बात की है, बाकी बातें में सियासी लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने ये सिर्फ मुमकिन सियासी होता है, एहतजाज, हर जमहूरियत में किस्म ऐसा का possible एहतजाज नहीं है, उन्होंने डॉक्टर साहब, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, सॉरी आमिर, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं कि किसी आप जमात पर देखिए जमहूरियत में जो 24 करोड़ आवाम है उनके भी हक है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर उनका हक कहाँ पे खत्म होता है सियासी जमातों का और मेरा जाती हक कहाँ पे शुरू होता है? डॉक्टर साहब सियासत में मैं बैलेंस करता हूँ ना, देखें इसमें बुनियादी तौर पे तो जिस सियासी जमात एक आईनी और कानूनी तरीका है ना सर हर चीज का, उसमें यह है कि एक सियासी जमात कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हम एहतजाज करना चाहते हैं, हम एक जगह पर उस जगह भी बता रहे हैं कि हमें वो बता दिया जाए, हम वहां पर मुकम्मल तौर के ऊपर पूरा हम एहतजाज करना चाहते हैं, और इंतजामिया और पुलिस ये कह रही है कि नहीं हम योम अली की और योम कुद्स और रैली और प्रोटेस्ट और हम तरावी और अफ्तारी की सिक्योरिटी में बिजी हैं, हम आपको एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते, और दीगर तमाम उमूर जो हैं वो उसी तरह चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब है, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, वहां पुलिस को अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आती, लेकिन जब एक सियासी जमात ये कह दे कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है तो वहां पर पुलिस कह रही है कि नहीं हम देखिए उनकी तरफ से पुरअमन होगा, लेकिन शरपसंद अनासर को भी आप नजरअंदाज अच्छा ये भी आपने वैसे बड़ी दिलचस्प बात की कि एक तरफ रियासत जो है वो कमिटमेंट करती है, वो कैसे ट्रस्ट करे एक सियासी जमात के ऊपर, तो ये हाथी और चूंटी की लड़ाई है। आप कह रही हैं कि चूंटी गारंटी दे कि जनाब वो हाथी का किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं कर देगी, तो ये कैसे हो सकता है? एक सियासी जमात है, अगर उसने कोई गलत किया, आप कानून है, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, मैं सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी है ना, देखें ना, तो उनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो उन्होंने बाकी काम भी तो करने हैं, तो बाकी भी करें, ये भी करें, ये भी उनका काम है, वो बाकी भी उनका काम है, बाकी जो करते हैं माशाल्लाह से। आप देख रहा था इस्लामाबाद में एक ही गली में तकरीबन 8 खानदानों को लूट लिया गया, नाके लगाकर लूट लिया गया, पुलिस की गाड़ियां वहां पर न चक्कर लगाती हैं न आती हैं, पुलिस बाकी जो इशराफिया है उसकी सिक्योरिटी पर डिप्यूट रहती है, लिहाजा ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी तो देना इसी पुलिस का, इसी इंतजामिया का काम है। और लॉजिक्स ये दी जा रही है कि हम अफ्तारी और तरावी की सिक्योरिटी के ऊपर डिप्यूटेड है, लिहाजा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लिहाजा ये बिल्कुल वन साइडेड पूरा निजाम चल रहा है। दीगर तमाम जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो भी अपोजिशन है, उसके भी हुकूक हैं, शहरियों के भी हुकूक हैं, लेकिन ये रियासत का काम है कि वो सबको उनके हुकूक दे और रियासत का निजाम आगे चलाए। ये कोई बात नहीं है कि आप एक इजाजत मिलनी चाहिए उनको, बिल्कुल इजाजत, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात ऐड करना चाहूंगा आमिर साहब को। देखिए आमिर की बात बहुत अच्छी है, जो बात सुनने को भी, कानों को भी बहुत अच्छी लग रही है। रियासत की जिम्मेदारी वाकई ये बनती है, लेकिन रियासत के ऊपर हालिया दिनों में कुछ अरसा कबल साल हुआ है, एक हमला हो गया था। वो हमले के बाद फिर रियासत का रवैया बदल गया। रियासत इससे पहले रियासत का रवैया ऐसा नहीं था, लेकिन उस हमले के बाद, जलाओ गिराओ के बाद फिर वो थोड़ा सा जो है वो एहतियात बरती जा रही है। लेकिन अभी भी अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो तो ये जमात हमारी जमात है, ये लोग हमारे लोग हैं, तो फिर रियासत भी इनको ऑन करेगी। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो उनके साथ दुश्मनी है, लेकिन अब इसमें वो प्यार भी नहीं है, वो इत्मीनान भी नहीं है। देखिए अयूब, मेरे लिए बड़ी आसान बात है, ये सबको समझनी चाहिए कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन नहीं रहती और एहतजाज करते के दौरान वो तशद्दुद की कार्रवाइयां करती है, तो क्या रियासत के बयानिए को तकवीत नहीं मिलेगी और क्या कानून हरकत में नहीं आएगा? मैं समझता हूं अगर वो इस तरह भी करेंगे तो इसका भी फायदा रियासत को होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोबारा से दोनों तरफ से नहीं है ना, नहीं है, अभी नहीं है, अभी एतमाद नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, ग्राउंड रियलिटी यही है।
ठीक, इस वक्त ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से बिल्ड करने की जरूरत है और वो माहौल भी बनना चाहिए जिसमें एक दूसरे के लिए स्पेस भी हो, सियासी जमातों को एहतजाज की इजाजत भी हो, सारी चीजें हो। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आते हैं दूसरे मामले पे बात करते हैं। दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और अफगानिस्तान किस तरह ये कार्रवाइयों के पीछे है, ये एंडोर्स कर रहा है या खुद करवा रहा है, जो भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। टीटीए की वो वीडियो जिसमें दहशतगर्दों को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, कौन किसका मुअव्विन होगा, कहां पर जाकर चेक पोस्टों को निशाना बनाएगा और किस तरह हमला किया जाएगा, ये वीडियो सामने आने के बाद हसन सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या अफगान हुकूमत खुद पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहती है, खुद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां चाह रही है, और अगर खुद दहशतगर्दी करवा रहे हैं तो फिर वो बयान क्या था जो उनके अमीर कहते थे कि कोई अगर पाकिस्तान पे अटैक करेगा, हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा जाएगा। क्या वो दिखावा था सिर्फ? देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद है अफगानिस्तान की हुकूमत का, अभी जो अबूरी हुकूमत है तालिबान की। इसमें देखिए बात ये है कि हुकूमत के अंदर कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते और वो दे आर मोर इनक्लाइन टुवर्ड्स टीटीपी या उनकी आइडियोलॉजी की तरफ वो ज्यादा टिल्ट है रादर देन जो स्टेट की पॉलिसी है या स्टेट का मौकफ है। तो इस वक्त जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जो तालिबान जो अफगानिस्तान की हुकूमत है वो ज्यादा करीब आ चुकी है निस्बतन जो पाकिस्तान से। देखिए उनकी जो मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान के ऊपर है और पाकिस्तान ने हमेशा उनको भाई का दर्जा दिया और भाई की तरीके से उनको ट्रीट किया। आज भी जो एक ट्रेड होती है जिसमें बहुत कुछ टैक्सेशन अपनी जो है वो माफ करती है हुकूमत पाकिस्तान और अफगान भाइयों के लिए वो चीजें जाती हैं। देखिए यहाँ से मुर्गी जा रही है, यहाँ से बीफ जा रहा है, वहां पर कोई ग्रेजिंग नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर इवन की जो बिस्किट्स तक है वो भी पाकिस्तान से जाते हैं। तो बात ये है कि हमने तो चीजों को रेगुलेट करने के लिए कुछ चंद इकदाम किए तो जिसके ऊपर बड़े वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। वहां की सरजमीन इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं हमारे। हम तो थक चुके हैं जनाजे उठा उठाकर अपने जवानों के, अपने सिपाहियों के, अपने अफसरान के। तो अब हमसे ये मजीद नहीं होगा। तो लिहाजा अगर हमने उनकी यानी सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी की तो उससे पहले उनकी जानिब से उन्होंने सेफ हेवन फ्राहम किया है टीटीपी को। तो टीटीपी के लोग पाकिस्तान में आकर हमारे यहाँ कार्रवाइयां करके दहशतगर्दाना बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके लोगों को जो है वो मार कर चले जाए तो हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। तो अब पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने मजीद अपने लोगों के जनाजे नहीं उठाने। अगर वो ऐसी कोई इकदाम करेंगे तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। और अफगानिस्तान भी ये सोच रहे कि ये बयानात चले ठीक है, एक्शंस का ज्यादा मैटर करते हैं कि लीक वीडियो आ गई, कुछ चीजें आ गई, कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ वो करेंगे, पाकिस्तान बहुत सख्ती से रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान सख्ती से रद्द-ए-अमल देगा, ये रियासत का फैसला हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। रियासत का दो टोक पैगाम इस पर बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। डॉक्टर साहब, क्या दहशतगर्दों की आमाजगा बनता जा रहा है अफगानिस्तान? क्या आलमी ताकतें जो हैं, जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको हम अब देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर पनपता हुआ? सलमा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, पिछले महीने की रिपोर्ट है, फरवरी के महीने की, और वो कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 8 नए ट्रेनिंग कैंप्स तो सिर्फ अल कायदा ने कायम किए अफगानिस्तान के अंदर। नए ट्रेनिंग कैंप, और वो ट्रेनिंग कैंप जो हैं वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमलों के लिए। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत टीटीपी के लीडरान को अप टू $50,000 महीने की तनख्वाह दे रही है। अच्छा, आप वीडियो की बात करें तो यहाँ तनख्वाहों की बात हो रही है। अभी वो इस्लामिक स्टेट खुरासान, वो भी पता चला कि सेंटर अफगानिस्तान में, और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो कहाँ हमले कर रहा है। ईरान में उसने हमला किया, टर्की में हमला करता है, मॉस्को में उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर, JUI की रैलीज के ऊपर हमला कर चुका है। उसकी कैपेबिलिटी देखें और उसका सोर्स देखें। लगता है ऐसा है कि दुनिया के जो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका सेंटर और सोर्स अफगानिस्तान बनता चला जा रहा है। चाहे वो पहले सिर्फ टीटीपी पाकिस्तान के ऊपर हमला करती थी तो दुनिया उसको इग्नोर कर देती थी। अब जब से रशिया के ऊपर हमला हुआ है, फिर बाकी दुनिया के ममालिक जो हैं वो भी इसके अंदर मुलव्वस हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता यह है कि पाकिस्तान को एक बैनुल अक़वामी किस्म का कोएलिशन, इत्तेहाद बनाना होगा, वॉर अगेंस्ट टेरर वाला। टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ अभी तक दुनिया में, और थ्रेट तकरीबन सारी दुनिया अंडर थ्रेट है।
मतलब ये ISK वाले जो हैं ये पहले सीरिया में थे, फिर इराक में थे, अब ये रशिया में घुस गए हैं, ईरान में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। इनको कौन रोकेगा? और अफगानिस्तान में सबकी महफूज जो पनाह गाहें हैं, शुरू अफगानिस्तान से हो रहा है मामला। तो इस लोग अफगानिस्तान एपी सेंटर बनता जा रहा है दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी का। बिल्कुल ठीक है। आमिर सईद अब्बासी साहब, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो क्या अफगान गवर्नमेंट इस वक्त खुद अपने आप को अनसिक्योर कर रही है? अगर वो दहशतगर्दों को इस तरह से पनाह देने लगेंगे और जहां जहां पर वो तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, हमले कर रही हैं, तो क्या वो तमाम ममालिक जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते अफगानिस्तान के अंदर? देखिए, इस वक्त दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है और जो टेररिज्म की एक नई वेव आई है, इसने पूरी दुनिया के आइंदा आने वाले दिनों को और पूरे मॉडल को तब्दील कर देना है। जिस तरीके से ये वाकया हुआ मॉस्को में, अब उसके बाद रशिया ने भी रिएक्ट करना है। अमेरिका पहले ही वॉर ऑन टेरर के हवाले से बहुत कंसर्न है और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि जो टेररिज्म जिस तरीके से एक नई वेव आई है, इसके जो नताइज हैं वो कोई अच्छे नहीं होंगे, बल्कि ये एक नई वॉर अगेंस्ट टेरर जो है वो फिर शुरू करनी पड़ेगी और उसकी फिर बहुत सी कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। दूसरी जो अफगानिस्तान का मामला है वो बड़ा सिंपल है कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर रियासत पाकिस्तान ने बिल्कुल कोशिश की कि हर तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाए, सहूलत दी जाए, उनका किया जाए, उनको यहाँ पर फैसिलिटेट सहूलियात, उनको यहाँ पे दूसरा घर बनाया जाए। लेकिन साबित ये हुआ कि जितनी भी कोशिश कर ली जाए, ये कुछ अनासर ऐसे ज़रूर हैं जो न सिर्फ इस पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का उन्हें नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेहमान नवाजी को न सिर्फ उन्हें रद्द कर दिया बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम शुरू कर दिए। और इसमें सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, इसमें उनके बहुत से फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। और अब ये रियासत को बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए था और इसमें बहरहाल क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, जिसने ये फैसला किया कि इनफ इज इनफ। अब हमें इस सारी जो ब्लैकमेलिंग है अफगान साइड से या इस वेस्टर्न बॉर्डर से, अब इसे खत्म करना होगा और इसकी जो भी कॉस्ट होगी वो भी पे की जाएगी, लेकिन किसी सूरत अब इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। लिहाजा ये बहुत जरूरी और अहम फैसला है और ये बहुत मैं कहता हूं जुर्रत का फैसला है कि ये बहुत से लोग इस मामले पे डराते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया। और जो भी देखें, दुनिया भर में ऐसे होता है कि जो ममालिक होते हैं उनमें अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, मूवमेंट हो, तो वो कानून के मुताबिक होती है। ये तो बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ था कि जिसका दिल करता था वो आ जाता था, जिसका दिल करता था वो चला जाता था, कोई बॉर्डर नहीं था। तो लिहाजा यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट थी, जिस तरह डॉलर्स की स्मगलिंग थी, पेट्रोल की स्मगलिंग थी और इसके साथ साथ अफगान ट्रेड के नाम के ऊपर पता नहीं किस किस किस्म की स्मगलिंग होती रही और अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान होता रहा। लिहाजा ये पाकिस्तान ने अब जो फैसला किया ये बिल्कुल दुरुस्त है। अफगानिस्तान की जो बिल्कुल हमारा ब्रदर और पड़ोसी मुल्क है उसका एहतराम अपनी जगह, लेकिन ना तो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ये पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छा फैसला किया है कि अब जो है वो इसमें मजीद जो लचक है और जो कमी है वो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं अब? देखिए सलमान, मुझे तो जो अभी आमिर अब्बासी और हसन कह रहा था कि बरादर मुल्क है, बिल्कुल है, लेकिन बरादरान यूसुफ ही हमारे लिए तो साबित हुआ अफगानिस्तान। जब भी देखे कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, इंडिया को उन्होंने अपना कंधा दिया हुआ है। अब तो पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, बाकी जगह क्या, ईरान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसकी सरजमीन अफगानिस्तान है। लेकिन ये अफगान गवर्नमेंट को सोचना होगा, एक बात। दूसरी बात, हमने उनको 2 दहाइयों तक यहाँ पर अपने पास रखा और उनको अपने बिल्कुल बहन भाइयों की तरह हमने ट्रीट किया, बड़ा एसार और कुर्बानी का हमने जज्बा पेश किया। लेकिन उसके एवज हमें क्या मिला? अब देखिए ना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और हमारी 72,000 से ज़ायद जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियाँ हमें भूलनी नहीं चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए, पाकिस्तान सॉवरन कंट्री है, हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने पहले मुज़ाकरात के ज़रिए, एविडेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल और ये उसके एविडेंस मौजूद हैं। ये तरीकाकार होता है मुहज़्ज़म मालिक का और सफारती तरीकाकार भी यही है।
اب جبکہ یہ سارے ہم نے جو سفارتی آداب جو ہیں وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھا، استعمال کیے، مذاکرات کیے، ڈوزیئر دیے، اپنا ایک اعلیٰ سطح کا وفد وہاں پر بھجوایا، اس میں سیاسی قیادت بھی تھی، عسکری قیادت بھی تھی، اس کے بعد اب اگر پاکستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی افغانستان کی زمین، تو پاکستان حق بجانب ہوگا، اور ہے بھی، اور یہ ایک فیصلہ بھی ہو چکا ہے عسکری اور سیاسی قیادت کا کہ اب ہم ان کو وہاں پر جا کے ماریں گے، اور پاکستان نے ایسی کارروائیاں کی بھی ہیں جس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹس بھی پاکستان کو ملے ہیں۔ پاکستان ایٹمی پار ہے، پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اس طرح نہیں کہ پاکستان کے اندر فری فار آل ہماری سرحد ہو، یہاں پر آئیں دہشت گردی کے واقعات کیجئے اور واپس چل جائے۔ پاکستان میں آئین اور قانون موجود ہے، اور ہم دوسروں کو بھی ساورن سمجھتے ہیں۔ ہم نے بارہا افغانستان کو سمجھایا، انہیں بتایا، انہیں ایویڈنس دیا۔ اب اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی کارروائی ہوگی تو اس کی تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ افغان گورنمنٹ پر ہوگی، اور دنیا کو یہ پاکستان بتا چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بریک کی طرف بڑھنے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ سے متعلق۔ اس وقت تک کوئی حل نہیں نکل سکا، کیوں عالمی طاقتیں اب تک خاموش ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ غزہ میں یک طرفہ نسل کشی کی کارروائی جاری ہے اسرائیل کی طرف سے، اور ابھی تک اس کو نہیں روک سکا کوئی بھی ملک۔ زبانی مذمتیں ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نسل کشی کو کون روکے گا غزہ کے اندر؟ آپ نے عالمی طاقتوں کا ذکر کیا، میرے خیال ہے عالمی طاقت کر لیں طاقتوں کی بجائے۔ یونائیٹڈ نیشنز ہم نے دیکھ لیا، کچھ نہیں کر سکتی۔ مسلم امہ کا حال دیکھ لیا۔ یورپین یونین بہت بڑا ادارہ ہے، کچھ نہیں۔ ایک ہی طاقت ہے، وہ امریکہ ہے، جو اس نسل کشی کو روک سکتی ہے۔ زبانی تو وہ کہتے ہیں کہ روک رہے ہیں۔ دیکھیے، وہاں پہ ایک بہت بڑا تضاد آ رہا ہے۔ ان کی فارن افیئرز کمیٹی جو ہے وہ تو ڈھونڈ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، 32,000 آپ نے بتایا کہ وہاں پہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، اور کوئی 11 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جو بھوک سے مر سکتے ہیں اس وقت۔ تو وہاں پہ بیانیے میں اور خارجہ پالیسی میں، جیسے میں اس دن کہہ رہا تھا، امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اور اس کے بیانیے میں زمین آسمان کا فرق۔ بیانیہ ان کا انسانی حقوق کا ہے، خارجہ پالیسی اس لیے ہے کہ ابھی ریزولوشن دی اسرائیل کو، آلموسٹ گرین سگنل ہے کہ مارو، جو رشیا نے اور چین نے ویٹو کر دیا۔ تو اگر ایک کوئی طاقت دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے جو اسرائیل کو روک سکتی ہے تو وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کے بیانیے میں بڑا واضح تضاد نظر ہے۔ امریکہ کے بیانیے میں تضاد ہے۔ انور صاحب، ایک تو یہ تضاد بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ جو قرارداد جمع کرائی گئی جس کو چین نے اور رشیا نے ویٹو کیا، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے حماس کی مذمت کر رہے ہیں لیکن اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ہے۔ ادھر جا کے کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کو کہ اگر نہیں روکا تو سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن فورس نہیں کر رہے روکنے کے لیے۔ کیا نیتن یاہو گورنمنٹ میں اتنا دم ہے کہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود وہ کارروائیاں جاری رکھے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایسی کرتا ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور جو ان کی خارجہ پالیسی وہ الگ ہے۔ انہوں نے یہ بات بالکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کہی ہے کہ ہم آپ پر دباؤ ڈالیں گے زبانی طور پر، اور آپ نے بالکل ہمارے دباؤ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، لیکن آپ نے مارتے رہنا ہے۔ دیکھیے، یہ کون سی جنگ ہے کہ یک طرفہ جنگ ہے کہ جو نہتے مظلوم، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، معصوم بچے، خواتین، بوڑھے اور نوجوان، کس طرح آپ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا گلہ تو اپنوں پر بنتا ہے۔ دیکھیں نا، مسلم امہ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اگر سارے مسلم ممالک امریکہ پر زور دیتے تو آج حالات یہ نہ ہوتے، لیکن اگر آج فلسطین کی باری ہے تو پھر مسلم امہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کل پھر کسی اور مسلم ممالک کی باری ہوگی۔ اس لیے آپ کو اب اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنی طاقت دکھانی چاہیے۔ اگر امریکہ کے سامنے مسلم ممالک کھڑے ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن سارے ممالک کو اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، ساروں کو اپنے مفاد عزیز ہے، کوئی کھل کر بات بھی نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا سلمہ، اب بھی اگر کوئی دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو وہ انسانیت پسند لوگ جو ہیں دنیا بھر کے، اس میں ساری مذاہب کے لوگ شامل ہیں، وہی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان ہو، وہ لندن ہو، وہ اسرائیل، وہ اپنا فلسطین ہو، وہ ادھر لبنان ہو، جہاں بھی ہو، پوری دنیا میں جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں وہ تمام دنیا کے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو واقعی حقوق کے علمبردار ہے۔ امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، لیکن امریکہ پر یہ زور دیتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کو کوئی ایک ایسا اسٹرانگ سٹانس لینا چاہیے جس سے یہ جنگ بندی ہو اور فلسطینیوں پر جو مظالم ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ عامر صاحب، ویسے اس پہ بات کرتے ہوئے سم ٹائمز الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم سحریاں افطاریاں کرتے ہیں، مسلم ممالک بڑے جوش و خروش کے ساتھ رمضان مناتے ہیں، لیکن غزہ میں اس وقت قحط اور بھوک سے 27 لوگ بھوک سے مرے ہیں، جن کو اسرائیل مار رہا ہے وہ علیحدہ، اور تقریباً 24 لاکھ آبادی میں دیکھ رہی تھی، فگر کوٹ کیا ہوا تھا ایک ویب سائٹ نے کہ ایسی ہے جو قحط کا شکار ہو کر مرنے کے قریب ہے۔ ان لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے، خوراک جو اوپر سے گرائی جاتی ہے اس میں بہت سا کھانا ڈیمیج ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں۔ غزہ جیسی صورتحال ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔
पिछले कुछ अरसे में मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं जंग के अंदर भी ऐसी सूरत हाल हुई हो कि यकतरफा कार्रवाइयां करके आपने 30,000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया हो। इसको दुनिया कैसे देख रही है और क्या ज़बानी मजम्मतों से ये जंगबंदी हो सकेगी? देखिए सलमा, दुनिया और ताकतें और अमेरिका, इन सब से ज़्यादा मेरा यह ख्याल है कि सबसे बड़ी बेहिसी हम मुसलमानों की है, मुसलमान ममालिक की है और मुस्लिम उम्मा की है कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में भी हमारी जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो अपनी तवज्जो है वो गज़ा के बजाय मुख्तलिफ अपने पेटी इश्यूज़ के ऊपर है, अपने मल्टीपल इश्यूज़ पे है। और ये अमेरिका से क्या गिला करना है कि जब हमारे अपने जो मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े बड़े चैंपियंस हैं जो कहते हैं कि उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए और उम्मा को मिलकर काम करना चाहिए, और वो अगर गज़ा के ऊपर बात नहीं कर रहे और अमली कोई काम नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें अमेरिका या आलमी ताकतों से कोई गिला नहीं है। ये तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक की है, OIC की है, उन तमाम लोगों की है जो इन देखिए मुसलमान ममालिक की भी बहुत सी मजबूरियां हैं, लेकिन कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास पावर है, उनके पास तेल है, वसाइल और पावर रखने वाले ममालिक भी इस वक्त ममालिक मसलियत पसंदी का शिकार है। एब्सोल्युटली। और देखें कि कम से कम बात तो कर सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं, वो मजबूर कर सकते हैं अमेरिका को, वो कम से कम इजराइल को जो है वो किसी भी तरीके से मजबूर कर सकते हैं कि वो कम से कम इन मजालिम को बंद करे। और ये मजालिम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये अपनी नौयत के एक, मैं तो सलाम पेश करता हूं उन फलस्तीनियों को भी जो अभी भी इस तमाम ये साबित कदमी से खड़े हैं और इन मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। वो रोजे भी रख रहे हैं, वो सहरी भी करते हैं, वो इफ्तार भी करते हैं, लेकिन वो खुले आसमान तले इन तमाम मजालिम का मुकाबला कर रहे हैं। और ये अभी भी वक्त है कि मुस्लिम उम्मा खड़ी हो, मुस्लिम उम्मा को अभी भी स्टैंड लेना होगा अपने बहन भाइयों के लिए। नाज़रीन, पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।